हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आ रहे हैं। और आज की ये जो क्लास हमारी है, ये डे 1 की क्लास है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि आप लोगों की जो जितनी भी क्लासेस हैं वो 10 तारीख से, राइट, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। और 10 अप्रैल से जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है उसमें आज ये पहली क्लास हमारी आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हो रही है, जिसमें मैंने आपको टाइमिंग बताई थी कि सुबह 10 बजे आप लोगों को यहाँ पर डेली के डेली मॉर्निंग 10 एएम पे रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर क्लासेस कैसी हो सकती है? तो जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने आज सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट की है, तो कल डेफिनेटली जब आपको 10 बजे क्लास मिलेगी तो वो फोर्थ सेम की होगी, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की होगी। और उसके अगले दिन आपको सिक्स सेमेस्टर की मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक सेमेस्टर को मैं रेगुलर बेसिस पर लेकर के चल पाऊँ, ठीक है। हाँ, कभी-कभी मुझे अगर ऐसा लगेगा कि टाइम कम हो रहा है, आप लोगों को ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो एक दिन पे मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपको एक दिन पे 1 क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी। कितने बजे मिलेगी ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो सभी बच्चे सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि 10 बजे तक आपकी क्लास आप तक अपलोड कर दी जाएगी। अब आप कहेंगे सर, लाइव क्लास क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो भाई, लाइव क्लास ना पढ़ाने का रीज़न क्या है, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि समय कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जल्द से जल्द आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराना है। अब ज़ाहिर-सी बात है, 1-2 क्वेश्चन तो है नहीं कि जिनको मैंने उठाया, सॉल्व कराया, खत्म करा दिया। नहीं भाई, आपको पता है हर सेमेस्टर का जो पेपर आपका बनेगा उसमें टोटल 8 यूनिट है। कितनी है बच्चों? टोटल 8 यूनिट हैं। और इन 8 यूनिट में टोटल यहाँ पर कितनी यूनिट है, मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर दूं, एक बार बता दूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, मैं क्यों यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहा हूँ। तो आपको पता है कि टोटल जो यूनिट आपकी है वो कितनी है बेटा? 8। और ये एक सेमेस्टर की बात हो रही है ना? मतलब एक सेमेस्टर की हम बात करें, मतलब अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की केवल बात करें तो इसमें 8 यूनिट है, वो भी एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में। और हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने हैं 2, एक तो जूलॉजी होगा और दूसरा बॉटनी होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, 8 यूनिट जब इस सब्जेक्ट या 8 यूनिट जब इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से हमको पढ़ने हैं, तो 8 यूनिट बॉटनी से भी तो पढ़ने पड़ेंगे। जूलॉजी से पढ़ेंगे 8, बॉटनी से पढ़ेंगे 8, टोटल 16 यूनिट हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि एक यूनिट को एक बार में कवर करेंगे या हम 2-3 यूनिट को एक बार में अपलोड कर देंगे। जैसे कि मान लो कुछ यूनिट ऐसी हैं जो छोटी हैं, है ना? उनसे कुछ ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो उनको हम डेली अपलोड नहीं, उनको हम एक ही वीडियो में, मतलब 2-3 यूनिट को एक वीडियो में कन्वर्ट करके, मतलब एक वीडियो में ही शूट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, इससे जल्दी हो जाएगी। तो हम एक तो अपने सिलेबस को जल्द से जल्द यहाँ पर फिनिश भी करते चलेंगे और डेली बेसिस पर हम लोग क्लास भी करते चलेंगे, ठीक है? और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जितनी भी क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, ये रिवीजन क्लास है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली 10 बजे, सुबह 10 बजे आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलने वाली हैं। और करीबन 1 महीने, आज 10 तारीख है और कहीं-कहीं, किन्हीं-किन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में 10 तारीख से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं-कहीं पर डेट आ चुकी है, कहीं-कहीं डेट आना बाकी है। तो आप सभी को मैं बता दूँ, 10 से 15 तारीख के बीच में सभी अ, डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर स्टार्ट हो जाएँगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख से पहले-पहले 1 या 2 या 5 तारीख, मैक्सिमम 5 तारीख तक मैं सारा का सारा सिलेबस आप लोगों का फिनिश करा दूँ, ठीक है? मतलब एमसीक्यूज़ बेस यहाँ पर कंप्लीट करा दूँ। तो ये आप लोगों की रिवीजन क्लास है और ये डेली आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप लोग पीछे ना रह जाएँ किसी भी वीडियो से, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम कम है और समय की बाध्यता होने के कारण आप लोगों को पढ़ाना बहुत है। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है, मैं इसको एमसीक्यूज़ लेवल पर ही लेकर के चलूँगा, राइट? और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों जो हमारी क्वेश्चन्स आएँगे, उनको हम देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन बनेंगे, या जो पहली हमारी यूनिट है, वो कौन-सी है, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे और पहली यूनिट हमारी यहाँ पर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायो
मॉलिक्यूल। बच्चों, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो बात अलग है यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पता है कि एक सेमेस्टर ये से 75 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब केवल इससे बनेंगे नहीं भैया, आपकी 8 यूनिट है, तो आठों यूनिट से मिला करके आपके 75 क्वेश्चंस बनेंगे। और ये 75 क्वेश्चंस में आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आपको वन शॉट वीडियो में, मतलब मैं एक वीडियो के अंदर या एक लेक्चर के माध्यम से, पूरी ये यूनिट बहुत बड़ी है तो इसलिए इस यूनिट को मैं आज कवर करूंगा। नेक्स्ट डे में आपका डेफिनेटली जब इसका टर्न जब आएगा, है ना, थर्ड डे पे या फोर्थ डे पे जब इसका टर्न आएगा, तब मैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट को कवर कर लूंगा, राइट। तो ऐसे जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते चलेंगे अपने पूरे क्लासेस को। और शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों के साथ में, जिससे आप सभी लोग अप टू डेट रहें। ठीक है, चलो भाई, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस को निकाला है और उनके क्वेश्चंस का आंसर ही मैंने डायरेक्ट बता दिया है, ठीक, जिससे आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन हो जाएगा। तो दिमाग में ये बात बिठा के चलिएगा कि आप ये रिवाइज क्लासेस कर रहे हैं, और यही क्लासेस सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं और मांगते भी हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है निम्न में से एक कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट, ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से एक कार्बोहाइड्रेट, 4 ऑप्शन उसके दिए होंगे। अब 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको सही है, ठीक है, मान लो ए, बी, सी, डी, और ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ये दिए हैं, इनमें से मान लो सी ऑप्शन सही है, तो जो आपकी ओएमआर सीट होगी, राइट, आपको पता है जो एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर सीट पे कराया जाएगा। जो ओएमआर सीट होगी, उस ओएमआर सीट में जहां पर नंबर 1 क्वेश्चन लिखा होगा, उसके सामने जहां पर सी वाला ऑप्शन बना होगा, इसी को आपको भरना होगा इस तरीके से। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दूंगा या डाल चुका हूं, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगी, राइट। मैं पूरी वीडियोस पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाऊंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और नहीं देखी अभी तक वीडियो तो देख लीजिए फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो कैसे ओएमआर सीट को भरना है, ओएमआर सीट में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, उस चीज का भी बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो तो बात की बात है। तो फिर एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा और बाकी 3 क्या होंगे बेटा, गलत होंगे। अब इससे कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं, है ना। तो फायदों की अगर बात करें तो एक तो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में हो गया। आप जल्द से जल्द यहाँ पर अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। अगर आप सटीक आंसर दे के आते हैं तो आपके नंबर हाई लेवल पे जा सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन टॉप भी मार सकते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से पता है। इसके ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक की बात करूं तो ये है कि जिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं, उन बच्चों को तो ऑप्शन पता नहीं होगा, वो तुक्का मारेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि उनकी बैक भी लग जाए उस सब्जेक्ट में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन पढ़ाई नहीं करी होगी तो डेफिनेटली बैक लगनी है ना, क्योंकि ओएमआर सीट पे आप तुक्का मारोगे, कितने सही होंगे तुक्के में, वो भी बात की बात है। और तुक्का कैसे मारना है, इस पे भी मैं कभी एक अलग वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसको जान लीजिएगा, राइट। चलो आगे देखिए, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट कौन है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर सुक्रोज या लैक्टोज इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्न में या निम्न के जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, है ना। इनमें से किसके जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आप लोग याद करो, जब माल्टोज यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है ना। तो माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा, किसका बेटा, माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा, तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। याद रखिएगा, माल्टोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार की क्या है बेटा, शर्करा है, शुगर है, ठीक है, इस बात को याद रखियो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप याद रखेंगे ग्लूकोज डेक्सट्रोज कहलाता है। क्या कहलाता है, डेक्सट्रोज कहलाता है। ग्लूकोज क्या कहलाता है बच्चों, डेक्सट्रोज कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके वन शॉट, वन पॉइंट और आप कहें 1 लाइन क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूं। आप रिवीजन करते हुए चलें, इनको अगर याद कर पाए तो याद भी कर लें, ठीक है, और याद हो जाएगा डेफिनेटली। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि डेली 10 बजे क्लास आपको अब मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, डेली 10 बजे क्लास मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्न ऊर्जा का प्रमुख एवं तुरंत स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का प्रमुख एवं यानी मुख्य और तुरंत जो
ऊर्जा प्रोड्यूस करे वो कौन है? तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ये तुरंत हमको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही होता है। क्या आप जानते हैं कि जिनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है या जिनके अंदर एनर्जी कमी हो जाती है, वो डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? फटाफट ग्लूकोज का बोतल चढ़ा देते हैं उनको, है ना? एनर्जेटिक हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आ सकता है कि फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से मिलता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से नेचुरली फॉर्म में कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे सर फ्रक्टोज की अगर आप बात करें तो ये जो प्राकृतिक रूप में जब आप फ्रक्टोज को निकालते हैं तो वो हमें फ्यूरेनोज फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है बेटा? फ्यूनेरोज फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज भैया एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है भैया? एक पॉलीसेकेराइड। एक क्वेश्चन आ सकता है सेलुलोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आप कहेंगे सर पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है। राइबोज है एक क्या है? तो राइबोज एक पेंटोज शुगर है ना? याद करो पेंटोज शुगर के फॉर्म में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। कहां पर? न्यूक्लिक एसिड में। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक समझ में आया? ये वन शॉट पॉइंट आपको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8वां बन सकता है वो है पेंटोज का सूत्र क्या है? तो जो पेंटोज शुगर है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे सर C5H10O5। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, ऐसे लिखिएगा C5H10 और O5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटोज शुगर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचय किया जाता है। आप ग्लूकोज की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। कहां स्टोर किया जाता है? तो आप कहेंगे सर लीवर में। कहां? लीवर में। कहां स्टोर किया जाता है बेटा? तो लीवर में, है ना? आपको पता है ना कि जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर के अंदर ही जितना भी एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज पार्टिकल होता है उसको हम ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन अगर ऐसे आए ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचय किया जाता है तो कहां? लीवर में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अनिवार्य वसा अम्ल होते हैं जो रिक्वायर्ड फैटी एसिड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो कैसे होते हैं बेटा? तो वो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं अनिवार्य। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है फास्फोलिपिड के अणु में वसा अम्लों की संख्या होती है। जो फास्फोलिपिड्स होते हैं बेटा, इनके मॉलिक्यूल्स में जो फैटी एसिड्स हैं, बसा अम्ल कहने का मतलब क्या हुआ? फैटी एसिड्स, इंग्लिश वाले ध्यान दें। फैटी एसिड्स होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे सर 2 संख्या होती है। फैटी एसिड कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल निम्न में से एक है। क्या है? तो भैया ये स्टेरॉल है। कोलेस्ट्रॉल फॉलोइंग फॉर्म में क्या है? तो ये स्टेरॉल है ना? और भी ऑप्शन दिए होंगे लेकिन आपको स्टेरॉल चूज करना है। 13 पॉइंट या 13 क्वेश्चंस आपका बन सकता है। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्लूर साहब ने किया। याद रखिएगा ब्लूर साहब, BLOOR। ब्लूर साहब ने लिपिड शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एराकिडोनाइड एसिड से व्युत्पन्न होता है। एराकिडोनाइड एसिड, ठीक है, एराकिडोनाइक एराकिडोनोइक एराकिडोनिक सॉरी आर्किडोनिक अम्ल से व्युत्पन्न होता है। आर्किडोनिक अम्ल से क्या व्युत्पन्न होता है? तो इससे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है बेटा? डेराइव्ड होता है। तो आर्किडोनिक एसिड से डेराइव होने वाला स्ट्रक्चर कौन है? तो आप कहेंगे सर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो आर्किडोनिक एसिड से डेराइव होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है निम्न में से या निम्न में स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या होता है? तो आप कहेंगे सर स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। स्टेरॉइड क्या होता है सर? स्टेरॉइड कोलेस्टेरॉल होते हैं, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ऊर्जा का तुरंत सोर्स होता है। ऊर्जा का तुरंत सोर्स ग्लूकोज ही होता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में सरलतम अमीनो अम्ल है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है बेटा? ग्लाइसिन होता है, बताया था ना। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। सबसे बड़ी प्रोटीन तो हीमोसाइनिन। कौन सी बेटा? हीमोसाइनिन। सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोसाइनिन होती है। कैसीन है।
कैसीन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि कहाँ मिलती है? मिल्क प्रोटीन में मिलती है, मिल्क में पाई जाती है। तो ये एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन होती है। कैसीन क्या है बेटा? एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन तो होती है, कैसीन क्या है? प्रोटीन है, लेकिन ये कौन से प्रकार का प्रोटीन है? तो आप कहेंगे सर फास्फोप्रोटीन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है? तो 19 क्वेश्चन हमारा था कैसीन है, तो कैसीन क्या है? फास्फोप्रोटीन है। क्या है बेटा? फास्फोप्रोटीन, ठीक है? 20 क्वेश्चन देखिए यहां पर दिखा हुआ है प्रोटीन्स के अणुओं में निम्न की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। प्रोटीन्स के अणुओं में निम्न में से किसका सबसे ज्यादा महत्व होता है? कौन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा कार्बन। एक कार्बन शब्द यदि आता है तो आप इसी को ही चूज करेंगे। अगर प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अणु है तो कौन है? कार्बन। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अगला पॉइंट, प्रोटीन्स किसके साथ क्रिया करके लवण बनाती है? तो चाहे क्षार की बात हो, चाहे अम्ल की बात हो, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आए क्षार, ए ऑप्शन हो क्षार, बी ऑप्शन हो अम्ल यानी बेसिक हो, एसिडिक हो, और सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ, राइट? क्योंकि ये क्षार और अम्ल दोनों के साथ में मिलकर के क्या करता है? लवण बनाता है। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जंतुओं के शरीर में संश्लेषित ना होने वाले अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जो एनिमल्स हैं यानी हम लोगों की बॉडी है, ठीक है, ऐसे अमीनो, आपको पता है अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी अपने आप बना नहीं पाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो वही बात कहेगी कि जंतुओं के शरीर में संश्लेषित ना होने वाले अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे सर आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, इसेंशियल इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है? जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाए जा सकते तो वो तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे ना, वो तो हमको चाहिए चाहिए होंगे, और वो हम किससे प्राप्त करेंगे? तो वो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्न में एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कौन सा है? तो टायरोसिन हो, ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है? फिनाइल एलेनिन भी होता है और ट्रिप्टोफैन भी होता है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो वो आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। तीनों दिया है तो लास्ट वाला ये सभी, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया लास्ट वाला, डी वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। हाँ सर ये सभी होते हैं, ठीक है? 24th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोटीन में अमीनो अम्लों के मध्य पाए जाने वाला बंध कहलाता है। जो प्रोटीन है बेटा, उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं, आपको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, और अमीनो एसिड्स आपस में बने होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के द्वारा, और वो बॉन्ड क्या कहलाता है? तो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड याद रखोगे। कौन सा बॉन्ड कहलाता है भैया? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। 25th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोटीन को यह नाम किसने दिया? तो मुल्डर साहब ने प्रोटीन नाम दिया था। किसने? प्रोटीन को यह नाम मुल्डर साहब ने दिया। 26 क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले अमीनो अम्लों में से किसने या किसने अम्लों के या कितने अम्लों के अणु अध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं? कितने करिएगा इसको, किसने नहीं कितने, ठीक है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से कितने ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं? कैसे होते हैं बेटा? नॉन पोलर। तो आप कहेंगे सर 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं। तो पोलर एंड नॉन पोलर 10-10 हो गए। अब जाहिर सी बात है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? तो आप कहेंगे सर 20। एक क्वेश्चन और भी यहां पर बन सकता है ऐसे कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में, एक प्रोटीन अणु में कितने अमीनो एसिड होते हैं? में कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में 20 अमीनो एसिड, कितने? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर या एनिमल्स के बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर कोलेजन। कोलेजन जो होता है ये सबसे अधिक मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है।
ठीक है। 28th क्वेश्चन है, वे मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोनिक समूह, कौन सा बेटा, कीटोनिक समूह पाया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोजन कहलाते हैं। तो ग्लाइकोजन के अंदर कीटोनिक समूह ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना, तो आप कहेंगे सर मोनोसैकेराइड्स मीठे होते हैं। ग्लाइकोजन बहुलक है, अगर आप ग्लाइकोजन पॉलीमरेज की बात करें, ग्लाइकोजन पॉलीमर की बात करें, इसकी बात करें, सॉरी, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन पॉलीमर, तो ग्लाइकोजन जो पॉलीमर होते हैं ये एक्चुअल में ग्लूकोज होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ग्लूकोज का होता है, ग्लाइकोजन पॉलीमर ग्लूकोज का बना होता है, याद रखोगे। 31st क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, घुमा घुमा करके वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्लाइकन कहा जाता है, ग्लाइकन क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है, ग्लाइकन पॉलीसेकेराइड को कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, एक स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा, एक स्टेरॉइड है। प्रत्येक वसा अणु निर्मित होता है, प्रत्येक वसा अणु, प्रत्येक फैटी मॉलिक्यूल्स या फैटी फैट का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिएगा एक ग्लिसरॉल अणु होगा और 3 फैटी एसिड होंगे, याद रखिएगा, एक ग्लिसरॉल होगा, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड के अणु आपस में मिल करके एक फैट के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, एक वसा के अणु का निर्माण करता है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है साबुन है एक क्या, ये साइक्लोहेक्सेन है, याद रखिएगा केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा साबुन के बारे में, है ना, तो साबुन क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन होता है, साबुन एक साइक्लोहेक्सेन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, आप इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर और जब आपके एग्जाम पास में हो तो इनको रिवाइज भी जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी होने वाली हैं और इस तरीके से अगर आप पढ़ के चले गए, क्योंकि मुझे पता है आप जो मॉडल पेपर लेकर के आओगे, आप जो अपने आप पढ़ाई करोगे वो नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, मतलब करोगे ही नहीं, है ना, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि दूसरा कोई पढ़ा दे, तो हम हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, हम यहाँ पर वन शॉट वन लाइन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसके एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे रहे हैं। आप अगर ये क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से दिमाग में बिठा करके चले गए और सच बता रहा हूं कि अगले दिन मान लो इसका पेपर है और आप अगले दिन इसको पढ़ के चले गए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, दिमाग में आपके आ रहा होगा सर पढ़ाइए, मेरे भी आता है, लेकिन ये कुछ बताना चीजें कुछ जरूरी होती है जो बतानी जरूरी है। आप जब अगले दिन एग्जाम हो तो उसके एक दिन पहले रिवाइज कर लेना फास्ट ट्रैक पे, पूरी क्लासेस फास्ट ट्रैक पे रिवाइज कर लेना भैया इसकी, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर इनकी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी की जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी क्लासेस फास्ट ट्रैक पे रिवाइज कर लेना। जैसे आप फास्ट ट्रैक पे रिवाइज कर लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये पहले पेपर में इतना इतना हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं से सच बता रहा हूँ 75 to 80% आपके क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे और आप सही क्वेश्चन करके आओगे। इतना अगर आप सही करके क्वेश्चन आ गए तो जाहिर सी बात है आपके कितने अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलो 36 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पामिटिक अम्ल संश्लेषित होता है, पामिटिक अम्ल कहाँ सिंथेसिस होता है, तो आप कहेंगे सर साइटोसोल में। साइटोसोल क्या होता है, ये सेल के अंदर पाया जाने वाला कोशिकीय द्रव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल लिपिड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर बसीय अम्ल व अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। तो सरल लिपिड क्या होते हैं, बसीय अम्ल व अल्कोहल के एस्टर होते हैं। असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनेशन करने से प्राप्त होता है, अगर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे किसका, असंतृप्त वसा का, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे सर वनस्पति घी प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, वनस्पति घी। कोलेस्ट्रॉल होते हैं एक व्युत्पन्न लिपिड, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड भी होता है। प्रोटीन की मोनोमर इकाई कहलाती है अमीनो अम्ल, प्रोटीन की मोनोमर, प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, तो प्रोटीन की मोनोमर इकाई क्या कहलाती है, अमीनो अम्ल कहलाती है। एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग डैश कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 100 से लेकर के 200 तक,
तो एक कोशिका के अंदर सूक्ष्म अणुओं की जो संख्या होती है वो लगभग 100 से 200 तक होती है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर CnH2O का होल n। ठीक है, CnH2O का होल n, ये क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है। 43 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना है। अगर आप प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना की बात करी जाए तो आप कहेंगे सर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना जो है ये सबसे सामान्य, सबसे सिंपलेस्ट टाइप की संरचना है। सेलुलोज का सूत्र होता है तो C6H10O5 का होल n। ठीक है, क्या है बेटा? C6H10O5 का होल n। ठीक है, C6H10O5 का होल n। ठीक है, ये पूरा इसका लगेगा, सॉरी, सही है, C6H10O5 का होल n। ठीक है, ये क्या है बेटा? सेलुलोज का सूत्र है। मल्टीपल टाइप्स के यहां पर जुड़ते चले जाते हैं। पॉलीसेक्राइड द्वारा बनते हैं, क्या बनते हैं? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं पॉलीसेक्राइड द्वारा। पॉलीसेक्राइड समझ रहे हो? पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, और जब ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। पुफा का अर्थ है PUFA, पुफा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड बसीय अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है पुफा का? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, याद रखोगे। लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? कितने तत्व ऐसे हैं जो जीवित पदार्थ के संयोजन में भाग लेंगे? तो आप कहेंगे सर 30 प्रकार के। 30 प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो जीवित संयोजन में भाग लेते हैं। कौन से तत्व भार में जीव पदार्थ का लगभग 96% भाग बनाते हैं? कौन से तत्व ऐसे बॉडी के अंदर हमारे ऐसे कौन से सबसे ज्यादा तत्व पाए जा रहे हैं जिनसे मतलब 96% ऑफ बॉडी का पार्ट जो है वो इन्हीं से बना है? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चोन, CHON, चोन करके आप याद रखेंगे, एक कोड है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं बॉडी के अंदर और 96% भाग बनाते हैं। 49 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व जीवों के लिए लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता? लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता, लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता, तो आप कहेंगे सर मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर है। ठीक है, मैग्नीशियम जीवों के अंदर लघु मात्री अल्प तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, रुई, जूट, सन आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपको पता है रुई होता है, रुई को आप खींचे तो आसानी से खींच सकते हैं। जूट आप खींचते हैं, है ना, तो उसमें भी खिंचाव आता है। सन जो होता है इसको भी आप खींच सकते हैं, और जब आप इनको खींचते हैं तो इनके अंदर खिंचाव सहने की जो शक्ति है, पावर है, वो मुख्यतः किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? तो आप कहेंगे सर सेलुलोज। तो सेलुलोज के प्रेजेंट के कारण ये खिंचाव ये झेल पाते हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, काइटिन मुख्यतः कहां पाया जाता है? काइटिन तो आप याद रखिएगा कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में। बहुत विशेष है, काइटिन कहां है? तो काइटिन मुख्य रूप से कीटों में पाया जाता है, और आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबड़ किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक जो रबर है वो किस श्रेणी के पदार्थ हैं? तो आप कहेंगे सर लिपिड के। तो लिपिड के अंतर्गत मोम भी आता है, कोलेस्ट्रॉल भी आता है, और प्राकृतिक रबड़ भी आती है, नेचुरल रबड़ जिससे हम लोग मिटाते हैं। अगला, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होगा? तो लिपिड में। ठीक है, याद रखिएगा लिपिड को डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं। अगला, बसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होता है। जो बसीय अम्ल है ना बेटा, फैटी एसिड्स है, इनके अणुओं में जो फंक्शनल ग्रुप है
वो किस रूप में है? तो CH3 के रूप में है और COOH रूप में है। ठीक है, CH3 और COOH के रूप में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अगला, बसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी अर्थात जल रागी समूह होते हैं। जल आकर्षी मतलब हाइड्रो लविंग पॉइंट की बात हो रही है ना, जल रागी समूह होता है। कौन सा होता है? COOH होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य वसा जो नॉर्मल फैट है उनके अणुओं के संश्लेषण, जब इनके अणुओं का संश्लेषण होगा तो कौन से रासायनिक बंध, कौन से केमिकल बॉन्ड बनते हैं? तो आप बोलेंगे सर एस्टर बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, याद रख पाओगे? एस्टर बॉन्ड बनता है, याद रख पाओगे यहां तक? ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर के आया हूं, आगे बढ़ते हैं। अ, सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? देखो कितने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं और ये आ भी सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है इसको तो भूल जाओ। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने ये पहली यूनिट तो बहुत डिटेल में पढ़ाई है, तो उनको तो पता ही होगा, है ना? बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको जाने माने लग रहे होंगे। तो सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? तो आप कहेंगे सर 3। इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा कौन सी होती है? इनमें से पाचन मतलब डाइजेशन के लिए, है ना, डाइजेशन के लिए अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा ऐसी कौन सी फैट है जिसको हम आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते? उसको हम बोलते हैं घी, है ना। घी जो होता है इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एनर्जी बहुत होती है इसमें। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर वसा ऊतकों में। तो जो वसा का भंडारण हो रहा है वो वसा ऊतकों में हो रहा है, फैटी टिश्यूज में हो रहा है। ठीक है, इनमें से ब्लबर किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर हाथी में ब्लबर पाया जाता है। मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? सर मोम का बना होता है। जैविक अणुओं में सबसे अधिक अलंकृत अलंकृत अणु किसका होता है? जैविक अणुओं में सबसे अधिक अलंकृत अणु किसका होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का होता है। ठीक है, हमारे रुधिर दाब जनित रोगों में या रुधिर दाब जनित हमारे ब्लड प्रेशर जनित, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो रोग हैं, डिजीज हैं, ठीक है, इनमें कार्बन पदार्थों का संबंध होता है। किससे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से होता है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लगता है, मतलब हाई हो जाता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बसी अम्ल से ऊतकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं? तो आप कहेंगे सर एराकिडोनिक एसिड से। ठीक है, एराकिडोनिक अम्ल से, एराकिडोनिक अम्ल से। 65, जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके होते हैं? अगर आप जीवित कोशिकाओं की बात करें या जीवों की बात करें, उनकी कोशिकाओं की बात करें, तो उसमें आप जल को छोड़ दें और जल को छोड़ने के बाद में अगर आप उसमें विविधता देखें तो सबसे ज्यादा विविधता या सबसे ज्यादा अधिक अणु किसके होंगे? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन्स के होंगे, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में सेल के अंदर बनाई जा रही है। 66 क्वेश्चन है, एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है? ठीक है, भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है? तो आप कहेंगे सर 14% तथा 50%। ठीक है, एक मृत कोशिका, मैंने क्या बताया, एक सजीव कोशिका की बात करी जाए और एक मृत कोशिका और वह सूखी कोशिका की बात की जाए, तो एक सजीव कोशिका तथा एक मृत कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है? तो अगर आप सजीव कोशिका की बात करें तो 14% के कारण और मृत कोशिका की बात करें तो 50% के कारण। ठीक है, आगे प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किन मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर होते हैं? ठीक है, किन मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर होते हैं? तो आप कहेंगे सर अमीनो अम्ल के, है ना। अमीनो अम्ल से ही तो, अमीनो एसिड से तो मिलकर के बना होता है। प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? तो सर आप कहेंगे सर 20 प्रकार के, 20 टाइप्स के। मैंने पहले ही बताया है ना, 20 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भाग लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अतात्विक तथा तात्विक, अतात्विक तथा तात्विक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है 10-10। ठीक है, अतात्विक और तात्विक मतलब कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अम्लों की संख्या कितनी होती है? 10-10 होती है। 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, तब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल तात्विक नहीं होता? तो सेरीन। ठीक है, ये इसेंशियल नहीं है। प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले अमीनो अम्लों में से कितने अम्लों के अणु अध्रुवीय होते हैं? अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10। 10 नॉन पोलर, 10 पोलर होते हैं, मैंने बताया ना। सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है, कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे सर ग्लाइसिन का होता है, पहले बता चुका हूं। एस्पार्टिक एसिड तथा ग्लूटामिक नामक अमीनो अम्लों के अणु होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्योंकि एसिडिक है ना, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक नामक अमीनो। एस्पार्टिक एसिड आपने सुना होगा, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना। तो ये जो एसिड है, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा? अम्लीय होगा, है ना। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ कौन सा होता है? तो ऑक्सीन होता है, मिलेटोनिन होता है और सीरोटिनिन होता है। कौन होता है? ऑक्सीन होता है, मिलेटोनिन होता है और सीरोटोनिन होते हैं। ये पदार्थ ट्रिप्टोफैन के, ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता? तो आप कहेंगे सर मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होता है, ये टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 75% भाग जल से ढका हुआ है। बहुलीकरण को रासायनिक रूप से निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि एकलकी इकाइयों, एकलकी मतलब मोनोमर की बात हो रही है, मोनोमर्स की बात हो रही है, एकलकी इकाइयों के जोड़ने वाले बंधों के बनने में जल के अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसीलिए ये मोनोमर कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहला रहा है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर खुला अमीनो समूह होता है और दूसरे छोर पर क्या होगा? सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एक छोर पे अमीनो समूह है तो दूसरे छोर पर डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इंसुलिन के अणु की संरचना में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? इंसुलिन के अणु की संरचना में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? कितनी पेप्टाइड होंगी? तो सर 3 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं इंसुलिन के अणु। इंसुलिन जो मॉलिक्यूल है, इसके स्ट्रक्चर में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं? तो आप कहेंगे सर 3। 80वां क्वेश्चन है, तंतुवत प्रोटीन यानी फिलामेंटस प्रोटीन की बात हो रही है, इनमें अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? तो सेकेंडरी। ठीक है, प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते? तो आप कहेंगे मायोग्लोब्यूलिन। जो मायोग्लोब्यूलिन होता है, मायोग्लोबिन होता है, ये तंतुवत फिलामेंटस नहीं होता। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? तो मायोसिन, फाइब्रिनोजेन और इलास्टीन। ये तीनों कैसे होते हैं बेटा? फिलामेंटस होते हैं, है ना। फिलामेंटस नॉन फिलामेंटस की बात हो रही है ना, नॉन फिलामेंटस मायोग्लोबिन हो गया, फिलामेंटस कौन हो गया? मायोसिन, फाइब्रिनोजिन और इलास्टीन। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? तो आप कहेंगे सर हिस्टोन, ग्लोबिन और ग्लूटेलिन। हिस्टोन, ग्लोबिन और ग्लूटेलिन ये स्फेरिकल प्रोटीन्स कहलाते हैं। केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्रक में सर्वव्यापी उपस्थिति का पता लगाया सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्रक में सर्वव्यापी उपस्थिति का किसने पता लगाया? प्रोटीन की उपस्थिति का किसने पता लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता? तो आप कहेंगे सर फास्फोरस। तो न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरिक एसिड तो मिलता है, लेकिन प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं होता, याद है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता परंतु प्रोटीन्स में होता है? तो आप कहेंगे सर सल्फर। सल्फर जो होता है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता? तो न्यूक्लिक अम्लों में कौन नहीं होता? सल्फर नहीं होता। ठीक है, लेकिन प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है कौन? जल। जल सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है, सब कुछ घोल लेता है अपने में। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है,
द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? तो प्यूरीन्स में। प्यूरीन में द्विचक्रीय वलय, मतलब द्विचक्रीय वलय कहने का मतलब समझ रहे हो? डबल स्टैंडर्ड या डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर इसमें है, प्यूरीन में। और वहीं पर आपने एक और नाम सुना होगा, पैरिमिडीन, है ना, सुना है? पैरिमिडीन। तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। सर याद कैसे करें? तो याद ऐसे करो, जितनी छोटी गोली होती है कारतूस की उतनी अंदर तक जाती है। जिसका छोटा नाम उसका काम बड़ा, जिसका नाम बड़ा, वही कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई, है ना? तो इनका नाम बड़ा है पिरामिडिन्स का, लेकिन दर्शन भैया छोटे हैं। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन डबल रिंग स्ट्रक्चर कौन होता है? जिनका नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात किसकी हो गई? पिरामिडिन की। लेकिन काम बड़े और दर्शन छोटे, काम बड़े और दर्शन छोटे किसकी बात हो गई? प्यूरीन की। प्यूरीन में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा, द्विचक्रीय वलय। द्विचक्रीय वलय कहने का मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर संरचना किसके अणुओं में पाई जाती है? तो प्यूरीन में। ठीक है, आगे देखिए, चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको CAMP, है ना, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अणु कहां पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर कोशिकाओं के साइटोसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का काम करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। कौन होता है सबसे ज्यादा? सर ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ भैया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड से व्युत्पन्न सह एंजाइम नहीं होता? इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड से व्युत्पन्न सह एंजाइम नहीं होता? ATP। ठीक है, ये व्युत्पन्न नहीं होता, ये बनता है। जल क्रमशः कितने ताप पर ठोस बर्फ में जम जाता है और गैसीय वाष्प में बदल जाता है? कितने पे? तो 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे पानी एकदम ठोस हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे पानी भाप बन जाएगा। 92 क्वेश्चन है, जल में जल के अणु कितने बंधों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं? यानी कि H2O ऐसे देख लो, H2O यानी कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए? 2। तो हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते तो कितने? तो जल में जल के अणु किन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। किस द्वारा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन है? हाइड्रोजन। अब एक एक अणु अगर बात आ जाए, एक जल का अणु कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ है जो ठंडा होकर जमने पर फैलता है? तो आप कहेंगे सर जल। वाटर जो होता है वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद में वो फैलना शुरू करता है। मतलब अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो जम जाएगा, लेकिन जैसे 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 ठंडा होता रहेगा और ये फैलेगा, है ना। 94th क्वेश्चन है, राइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समक्षार या समाचार की संलग्नता नहीं होती? तो एडेनिन की। ठीक है, राइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी समक्षार की संलग्नता नहीं होती? राइबोस शर्करा से कौन नहीं जुड़ा होता? तो एडेनिन। अरे यार वही बात आ रही है ना, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात हो रही ना। तो आपको पता है राइबोस में कौन कौन पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस में कौन कौन पाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो एडेनिन जो होता है वो राइबोस शुगर में नहीं होता। एडेनिन के स्थान पे क्या होता है सर? यूरेसिल होता है। हाँ भैया, यूरेसिल है। 95th एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि फास्फेट समूह कैसे होता है? नेगेटिव आवेशी वाले होते हैं। ठीक है, फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव आवेशीय वाला होता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर आज के इस पहली डे की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट को कवर किया, जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। और इस डे फर्स्ट की क्लास में इसको हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, डे सेकेंड की जो क्लास रहेगी, वो हो सकता है कि मैं इसी के ऊपर लेकर के आऊं, नहीं तो आपके क्रम में चलेगा। मैंने क्रम आपको बताया, क्या क्रम रहेगा आप लोगों का क्लास चलने का। अब जाहिर सी बात है, आज डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट में हमने आप लोगों को पढ़ाया है सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, कल की जो क्लास आप लोगों की आएगी डे सेकेंड की,
तो जाहिर सी बात है उसमें हम आपको 4th सेमेस्टर का, ठीक है, 4th सेमेस्टर का जूलॉजी का क्वेश्चन कराएंगे। और जब डे 3 हमारा आएगा तो डे 3 में हम लोग यहाँ पर 6th सेमेस्टर की क्लास करेंगे। तो ऐसे तीनों सेमेस्टर के बच्चे हमारे साथ में पंक्चुअल फॉर्म में कनेक्ट भी रहेंगे और उनको डाटा भी मिलता रहेगा। अब अगेन जैसे ही आपका डे 4 आएगा, ठीक है, डे 4 आएगा तो डे 4 पे मैं आपका सेकेंड सेमेस्टर का इस तरीके से मैं टाइम टेबल भी बनाए दे रहा हूँ। सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी का क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है। जैसे ही जूलॉजी की क्लास है, चाहे जिसकी भी खत्म हो जाए पहले नंबर पे, है ना, बॉटनी का उसका शुरू हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का हो जाए तो सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी स्टार्ट कर दूंगा, फिर वो कौन से भी डे पे पहुंचे जाकर के, ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी पैरेलल फॉर्म में मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ये जो इवन नंबर के जो सेमेस्टर हैं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, ठीक है, तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, इन सभी की क्लासेस आपको पर डे मिलने वाली है। पर डे कहने का मतलब हर एक दिन पर एक क्लास। आज 10 तारीख है, 10 तारीख पे आप लोगों ने पहली क्लास अपनी पाई, कौन सी? सेकेंड सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी की। अब जूलॉजी ही अभी चलेगी आपकी, तो जूलॉजी में सेकेंड डे पे हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की, थर्ड डे पे बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर की, फिर फोर्थ डे पे हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की, फिफ्थ डे पे हम बात करेंगे अगेन फोर्थ सेमेस्टर की, और सिक्स डे पे हम बात करेंगे अगेन सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के हम यहां पर कंप्लीट कराएंगे सारे के सारे क्लासेस। और आपको बता दूं कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है, तो सुबह 10 बजे आप लोग जरूर जुड़ें, ठीक है। 10 बजे आप लोगों को क्लास यहां पर शेड्यूल फॉर्म में दिख रही होगी, ठीक है। 10 AM मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आप लोग जरूर जुड़ें, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हो, या सॉरी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हो, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हो, या सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हो, आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ में। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को ये लगता है कि आपके लिए क्लास बेनिफिशियल है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं। अच्छा, इसकी PDF फाइल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ये भी मैं बता दूं। टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। और जिन लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको बता दूं, आप लोग सर्च कीजिएगा SR BSc क्लासेस। कहां सर्च करना है सर? टेलीग्राम में सर्च करना है। सर नहीं मारा है, कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, इस डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, मोर का ऑप्शन होगा, मोर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपने सबसे पहले अपने फोन में टेलीग्राम लोड कर लेना है और फिर उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाना है। जैसे जुड़ जाओगे क्लास का PDF आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए उम्मीद के साथ में, नए जोश के साथ में, नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।